हेलो एवरीवन, जीएस अध्ययन चैनल में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उस पर 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ए कानूनी अधिकार के तहत, मौलिक अधिकार के तहत, मानव अधिकार के तहत, या डी प्राकृतिक अधिकार के तहत। तो राइट आंसर इज बी, मौलिक अधिकार के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आता है। और मैं आपको थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर कर दूं। यहाँ पर आप सपोज कीजिए कि किसी व्यक्ति का तबीयत खराब होने पर वो उपचार के लिए किसी डॉक्टर के पास जाता है। उसी तरह से संविधान में मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर ये संवैधानिक उपचार का अधिकार मिला हुआ है किसी भी व्यक्ति को। वो इस उपचार का अधिकार के तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन। संवैधानिक उपचारों संबंधी मूलाधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? संवैधानिक उपचारों संबंधी मूलाधिकार अर्थात मौलिक अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 32 से 35 या अनुच्छेद 19 से 22? राइट आंसर इज सी। तो संवैधानिक उपचारों संबंधी मूल अधिकार या मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 से 35 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 25 से जो 28 का है वो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। 23 और 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, ध्यान देंगे, विरुद्ध अधिकार है। और अनुच्छेद 19 से 22 ये स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार इसमें निहित है। अधिकार तो संवैधानिक उपचारों संबंधी मूलाधिकार अनुच्छेद 32 से 35। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा, किसके द्वारा? राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो किस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत में जा सकता है? प्रश्न जो है वो समझेंगे कि मौलिक अधिकार, किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है वो राज्यों द्वारा उल्लंघन हुआ है तो वो किस अधिकार के तहत अदालत जा सकता है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के तहत, संवैधानिक उपचार का अधिकार के तहत, शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के तहत वो अदालत जा सकता है। राइट आंसर इज बी, संवैधानिक उपचार का अधिकार लेकर कोई व्यक्ति या नागरिक वो अदालत जा सकता है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का दिल आत्मा कहा? दिल, आत्मा, हृदय, ये सभी प्रश्न पूछा जा चुका है। और ये मैं आपको बता दूं, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए ध्यान देंगे। तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान का दिल या आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचार का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, या स्वतंत्रता का अधिकार? राइट आंसर इज ए, संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल कहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों का संरक्षक, या कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार का प्रहरी किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री? राइट आंसर इज ए, सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक या प्रहरी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? निम्नलिखित में किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को, या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को अधिकार दी गई है? तो डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को यह अधिकार संविधान द्वारा मिला हुआ है कि मौलिक अधिकारों को वो लागू कर सकते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक, ध्यान देंगे, कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है? कोई भी व्यक्ति है या नागरिक है, भारतीय नागरिक, वो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सीधे उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत मुकदमा कर सकता है? ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 31 या अनुच्छेद 32? राइट आंसर इज डी, अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक, अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी नागरिक उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे। कौन सा? अनुच्छेद 32, याद रखेंगे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कहां जा सकता है? भारत के प्रधानमंत्री के पास, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, या राज्य का उच्च न्यायालय के पास?
कब? मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर। वो भारत संविधान के अंतर्गत 226 जो है उसके तहत वो राज्य के उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया कि अनुच्छेद 32 के द्वारा कोई भी नागरिक मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कहां जा सकता है? उच्चतम न्यायालय या जिसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट, ये अनुच्छेद 32 के तहत। और ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 226 के तहत वो राज्य के उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट जा सकता है, अनुच्छेद 226। तो ये दोनों में डिफरेंसेस है। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर भारतीय नागरिक उच्चतम न्यायालय, और अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी नागरिक राज्य के उच्च न्यायालय में जा सकता है मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा लेख या रिट जारी किए जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उच्च न्यायालय द्वारा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किसके? मूल अधिकार अर्थात मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए निम्नलिखित में किसके द्वारा रिट जारी किए जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर इज सी, उपरोक्त दोनों द्वारा लेख या रिट जारी किया जा सकता है। आखिर रिट है क्या, ये मैं आपको बता दूं। रिट वो होता है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सरकार को आदेश और निर्देश दे सकता है। इन आदेशों का जो वैधानिक या कानूनी नाम है, ठीक है, उसी को रिट कहते हैं। क्लियर? रिट किसे कहते हैं आप समझ गए? कौन? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है? लागू करने के लिए सरकार को आदेश दिया जाता है, सरकार को आदेश मिलता है, उसी को, इन आदेश को ही रिट कहा जाता है। क्लियर? तो राइट आंसर इज सी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश अर्थात रिट्स, जिसे हिंदी में समादेश कहते हैं, कितने प्रकार के न्यायिक हैं? A5, B4, C6 या D7? कितने प्रकार के? राइट आंसर इज ए, 5 प्रकार के। थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में आपको बता दूं पांचों प्रकार। एक, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला रिट। दूसरा परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, फोर्थ उत्प्रेषण या 5 अधिकार परीक्षा। ये 5 तरह के रिट हैं जो न्यायिक आदेश भारतीय संविधान में उल्लेखित हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। याद रखिए। सो ए इज द करेक्ट आंसर। आगे इन सभी रिट्स के बारे में बात करते हैं। चलिए जानते हैं। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी कर सकते हैं? मूल अधिकारों को प्रवर्तित अर्थात लागू करने के लिए किसके द्वारा रिट जारी किया जा सकता है? जिला न्यायालय, राष्ट्रपति, केवल उच्चतम न्यायालय या उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों? डी, उच्चतम और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा जारी किया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से अर्थात लीगल वे में नहीं, इलीगली उसको कारावास भेज दिया जाता है तो निम्नलिखित में कौन सी याचिका उसे उपचार प्रदान करती है? ए प्रतिषेध, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेषण लेख या डी परमादेश। कौन सा? तो राइट आंसर इज बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण के रूप में उसे उपचार प्रदान होता है क्योंकि उसे इलीगल वे से कारावास भेज दिया जाता है। तो इसका इंग्लिश बंदी प्रत्यक्षीकरण का मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में और बता दूं। हेबस कॉर्पस इसे इंग्लिश में कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास शरीर है, इसका शाब्दिक अर्थ है इंग्लिश में। और ये क्या है कि व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, ये आदेश देता है कोर्ट। तो कहां उपचार मिलती है उसे? कोर्ट के तहत, तथा उन कारणों से बताएं जिनके आधार पर उसे बंदी बनाया गया है। तो आप समझेंगे चीजों को कि जो व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से कारावास भेज दिया गया है वो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के माध्यम से, उपचार के माध्यम से कोर्ट उसे हाजिर करने के लिए कहता है जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, और पूछा जाता है कि किन कारणों से उन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसे प्रस्तुत करें और आधार बताएं। इसी को हैबस कॉर्पस या बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। ये उपचार प्रदान करती है। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्व या कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, सार्वजनिक पदाधिकारी, और इसे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, तो इस परिस्थिति में कौन सा रिट जारी करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी परमादेश, सी प्रतिषेध, या डी अधिकार परीक्षा। ये कौन सा रिट जारी करती है? 13 का बी परमादेश। परमादेश का अर्थ मैंडमस, मैंडमस जिसे कहा जाता है, मैंडमस, जिसके तहत कोर्ट कहता है कि हमारा शाब्दिक अर्थ है हमारा आदेश है कि किसी का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है, किसके वजह से? सार्वजनिक पदाधिकारी के दायित्व और कर्तव्यों का पालन नहीं हो रहा है, उसके तहत परमादेश जारी होता है, मैंडमस, याद रखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, कौन? निचली अदालत अर्थात सिविल कोर्ट या और भी कोर्ट हैं, अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। ये जारी करती है सी प्रतिषेध जारी करती है। कौन? उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालत को, कि आप मेरे अधिकार क्षेत्र को अतिक्रमण करके मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते हैं, इसके लिए प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ हुआ प्रोविजन, प्रोविजन अर्थात मना करना, मना करना। सो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले जो होते हैं वो किस समादेश अर्थात रिट के माध्यम से द्वारा ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। कौन से तरीके से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण, किसके माध्यम से? राइट आंसर इज डी उत्प्रेषण, जिसका अर्थ है सर्टियोरी, सर्टियोरी, जिसे पोस्टमार्टम भी कहते हैं, पोस्टमार्टम भी कहते हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक रिट जारी करके घोषणा करता है कि किसी प्रतिवादी जिस पद पर है वह उसका अधिकारी नहीं था, अर्थात जो व्यक्ति जिस पद पर है उसका अधिकारी नहीं था अथवा उसे विशेष अधिकार का अधिकार नहीं था जिसका वह प्रयोग कर रहा है। इस समादेश को क्या कहते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। ये समझेंगे 16 का आंसर सी अधिकार परीक्षा, अर्थात क्यों वारंटो, वारंटो कहने का अर्थ है कि किस अधिकार से आप उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो वो न्यायालय क्या करता है? क्यों वारंटो जारी करता है। किसके लिए? वो प्रतिवादी जिस पद पर है जिस पर उसका अधिकार नहीं था, फिर भी वह विशेष अधिकार का प्रयोग कर रहा है, उसके लिए कोर्ट जारी करता है क्यों वारंटो। क्लियर? 1 से 2 बार आप इसको देखेंगे, ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों तथा गैर नागरिकों का अर्थ है विदेशियों से दोनों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25 या उपरोक्त सभी? राइट आंसर इज डी उपरोक्त सभी। दोनों नागरिक अर्थात भारतीय तथा विदेशियों को, दोनों को कौन से? अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता या कानून का संरक्षण। अनुच्छेद 23 में जो दिया हुआ है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी किसे मिला हुआ है? गैर नागरिकों को भी मिला हुआ है। अनुच्छेद 25 जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी किसे? गैर नागरिकों को और नागरिकों दोनों को मिला हुआ है, याद रखिएगा। कुछ और हैं, अनुच्छेद 20 भी, 21 भी, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, वो भी है। क्लियर? डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को प्राप्त है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35 या इनमें से कोई नहीं? किस तहत? बी अनुच्छेद 33 के तहत संसद को प्राप्त है, न कि राज्य विधानमंडल को। राज्य विधानमंडल को ये प्राप्त नहीं है, विधानमंडल को ये प्राप्त नहीं है, ध्यान देंगे। तो किस कानून के तहत? अनुच्छेद 33 के तहत। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप मैसेज करके ले सकते हैं, और कोई प्रतिक्रिया हो तो जरूर दें। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकारों को आपातकाल की स्थिति में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल की स्थिति, जो राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है 352 के तहत, जिसमें बाहरी आक्रमण व ये सब के कारण आपातकाल की घोषणा होती है, जिसमें मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जाता है, फिर भी उसमें
कुछ अधिकार हैं, मौलिक अधिकार हैं जिसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। वो कौन कौन से हैं? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता संबंधित संरक्षण, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो सी, ये दोनों अधिकार जो हैं, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण तथा प्राण तथा दैहिक स्वतंत्रता संबंधित संरक्षण, ये दोनों संरक्षण निलंबन की भी स्थिति में मौजूद रहती है। क्लियर? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकार का क्या महत्व है? मौलिक अधिकार का महत्व अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना, प्रजातंत्र की सफलता का अधिकार, शासन की निरंकुशता पर अंकुश या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर इज डी, अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करना। जो भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो 6 अधिकार दिए गए हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करती है मौलिक अधिकारों की सुरक्षा। जैसे भारतीय संविधान में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा जो है उसमें व्यवस्था है। बी, प्रजातंत्र की सफलता का आधार, मौलिक अधिकार पर ही संपूर्ण लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। ये नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा करने में मदद करती है। इसी तरह शासन की निरंकुशता पर अंकुश लगाने का भी कार्य मौलिक अधिकार करती है। वो आपको उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के माध्यम से। करेक्ट? तो आज ये वीडियो मौलिक अधिकार का लास्ट सीरीज था। तो मौलिक अधिकार पर मैंने जो 4-5 वीडियो डाल रखा है वो आप देख सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद पड़ा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर दें। नेक्स्ट टॉपिक पर मिलते हैं और फिर से क्रमबद्ध अध्ययन शुरू करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स।